नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। आज पूछताछ का तीसरा दिन है। मेरे ठीक पीछे इसी गेट से 11:43 पर राहुल गांधी ने यहां पर प्रियंका गांधी के साथ एंट्री ली, लेकिन राहुल गांधी को छोड़ने के बाद प्रियंका गांधी कुछ देर पहले ही यहां से निकली हैं। लेकिन आपको बता दें कि लगातार इस मुद्दे को लेकर 18 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है जब राहुल गांधी से पूछताछ हुई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर सवाल उठा रही है। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को भ्रष्टाचार का समर्थक कहा जा रहा है। 5,000 करोड़ के गबन का आरोप लगाया गया है, लेकिन कांग्रेस भी लगातार पलटवार कर रही है। कांग्रेस की तरफ से सत्याग्रह किया गया है, लेकिन बीजेपी इसे जश्न भ्रष्टाचार बता रही है। और इस बीच आपको बता दें कि लगातार हलचल जो है यहाँ पर फिलहाल जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी कुछ देर पहले ही यहाँ से निकली है बैरिकेडिंग से। आपको बता दें कि इसी गेट से राहुल गांधी ने फिलहाल एंट्री ली है 11:43 पर। देखिए, आज तीसरा दिन है राहुल गांधी की पूछताछ का। लंबा दौर चल रहा है सवालों का। लगातार ईडी की तरफ से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, लेकिन ईडी संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, मेरे दो सहयोगी नीरज और अरुण लगातार राहुल गांधी को ट्रैक कर रहे हैं। अरुण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। अरुण, फिलहाल आप क्या कुछ ताजा तस्वीरें देख पा रहे हैं? प्रियंका गांधी अभी राहुल गांधी को छोड़कर यहां से निकली है ईडी ऑफिस से। नीरज, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अरुण से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नीरज, आप फिलहाल क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी का आज पूछताछ का तीसरा दिन है। राहुल गांधी थोड़ी देर पहले ईडी ऑफिस पहुंचे हैं, वहां पर क्या हलचल? मोनिका, देखिए, राहुल गांधी अंदर चले गए हैं ईडी मुख्यालय के अंदर, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां कुछ पहुंचे हैं ईडी मुख्यालय के बाहर। हालांकि बैरिकेडिंग की हुई गई है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन में हाथों में काली पट्टी बांधे हुए हैं और कांग्रेस के झंडे के साथ पहुंचे ईडी कार्यालय। और इधर दूसरी तरफ अपने कैमरा पर्सन दिनेश देहड़ी से कहेंगे कि इधर की तस्वीरें दिखाएं। इधर बैरिकेडिंग की गई है, 3 लेयर की बैरिकेड की हुई, आप देख सकते हैं। यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर ईडी का मुख्यालय है। थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी राहुल गांधी को यहाँ छोड़ कर गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखा दें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो यहाँ पहुँचे। हालांकि बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया है, पार्टी मुख्यालय भी नहीं, लेकिन यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता अनिल चौधरी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से बात करते हैं। अनिल जी, की सरकार में ये केस नहीं बनता, जिस तरह की जांच हो रही है उसके साथ कोई एक्शन बनता है। क्यों? स्वाभाविक है उनका निजी द्वेष, अनिल जी, निजी द्वेष पूरा करने के लिए राहुल जी को बुलाया जा रहा है। राहुल जी की छवि को धूमिल किया जा रहा है। ये पाकिस्तान बनाने की कोशिश है। सत्ता में जेल में डालने। अनिल जी, बीजेपी की कानूनी प्रक्रिया में आप लोग दखल दे रहे हैं। ये बीजेपी की कार्रवाई है, कानून की नहीं। बीजेपी की कार्रवाई का विरोध करता हूँ, करता रहूंगा। बीजेपी की कार्रवाई का विरोध करता हूँ, करता रहूंगा। पाकिस्तान नहीं बदलेगा। नफरती सियासत से नेताओं को परेशान नहीं होने देंगे। यही राहुल जी कहते हैं। ये गांधी का देश है। पाकिस्तानी सियासत ये तो चला रहे हैं, नेताओं को जेल में डालो। ये कौन सी सियासत है? ये पाकिस्तान में होता था, ये देश में नहीं होता था। देखिए, केंद्र पर आरोप लगाया जा रहा है कि तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही है। और यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बार फिर दिनेश देहड़ी से कहेंगे ऊपर के एंगल से दिखाएं। प्रवर्तन निदेशालय के बाहर की तस्वीरें, पूरी बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के करीब 50 कार्यकर्ता यहां पहुंच गए हैं राहुल गांधी के समर्थन में। हालांकि बहुत सारे नेताओं को नीरज लौटेंगे आपके पास। हमारे सहयोगी अरुण सिंह भी लगातार बने हुए हमारे साथ। अरुण के पास हम चलते हैं। अरुण, देखिए, कुल मिलाकर के देखिए तीसरे दिन पेशी होने जा रही है। हाजिरी लगा रहे हैं राहुल गांधी ईडी के सामने, प्रवर्तन निदेशालय के सामने, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल एज इट इज हैं। उधर पेशी लगा रहे हैं, सड़कों पर हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस की चीख पुकार भी सुनी जा रही है। लगातार हमने देखा किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके बावजूद यहाँ पर कांग्रेस के नेता है वो बहुत ही अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। अरुण, एक बात ध्यान देने वाली बात ये है कि
पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो ईडी के मामले में कांग्रेस का बहुत ही आक्रामक रवैया देखने को मिल रहा है। चलिए, अरुण तक हमारी आवाज नहीं जा पाई। दीपक, आपने हमारे सवालों को सुना, तस्वीरें आप भी लगातार देख रहे हैं। ईडी से लेकर के अगर हम बात करें एआईसीसी तक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़कों पर किस तरह से बवाल हो रहा है, हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, लगातार हम भी देख रहे हैं। देखिए ना, सुबह से ही बसें आती हैं, बसें लगती हैं, यहाँ पर सबको पता है कि क्या होगा। अगर आप इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, तो पुलिस तो अपना काम करेगी ही। पुलिस कर रही है, लगातार बसें आ रही हैं। और यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, समर्थकों की तरफ से व्यवहार है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो हंगामा करना ही मकसद है। क्या कहेंगे आप, इतने आक्रामक रवैये के पीछे वजह क्या हो सकती है? दीपक। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए 3 दिन से तीसरा दिन है राहुल गांधी को ईडी दफ्तर के अंदर पहुँचने का। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें जो हैं लगातार वही हैं, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता पिछले 3 दिन से रणनीति के तहत यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद दिल्ली पुलिस उन्हें हिरासत में लेती है। पहले ही लॉ एंड ऑर्डर ने एक दिन पहले यही कहा था, स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागरप्रीत हुड्डा से हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि लोग लॉ एंड ऑर्डर को नहीं तोड़ें, अगर वो इस तरह का कानून को तोड़ते हैं तो उन्हें यहाँ से हिरासत में लिया जाएगा। दिल्ली में तकरीबन 40 से ज़्यादा थाने ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पर हिरासत में इन लोगों को लेकर पहुँचाया जा रहा है। पुलिस का कहना था कि जो अगर प्रदर्शन करना चाहें तो वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर सकते हैं, हमसे परमिशन लें, उसके बाद ही वहाँ पर परमिशन के बाद ही वहाँ पर जंतर मंतर पर वो धरना कर सकते हैं। लेकिन बार बार जो कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग वरिष्ठ नेताओं के साथ जगह जगह पर जाकर सिर्फ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ईडी जाने का दफ्तर है, ईडी दफ्तर को जाने का ये रास्ता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस बैरिकेड्स आप देख सकते हैं और इसी वजह से यहाँ पर लगाया गया है। दूसरी तरफ तस्वीरें ये देखिए, महिला और पुरुष कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर बैठ गए हैं धरना प्रदर्शन देने के लिए, क्योंकि पुलिस की तरफ से अभी तक फिलहाल इनको यहाँ से हटाया नहीं गया है। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है उसके बाद ये माना जा सकता है कि राहुल गांधी का आज तीसरा दिन ईडी दफ्तर के अंदर है और ये सभी महिला कार्यकर्ता हो, पुरुष कार्यकर्ता हो, सभी यहाँ पर विरोध के रूप में आ रहे हैं। हालांकि ईडी साफ कर चुकी है कि तकरीबन 19 घंटे राहुल गांधी से 2 दिन में पूछताछ हुई है और उसके बावजूद भी अभी तक ईडी संतुष्ट नहीं हुई है राहुल गांधी के सवालों का जवाब से। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है कि जिस तरह के सवाल राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं उसमें वो कई बार खुद उलझन में फंस गए हैं कि किस तरह के सवाल हैं। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अगर ईडी सूत्रों की बात करें तो राहुल गांधी से अब तक AJL और जो उनकी यंग इंडियन कंपनी थी उसके बारे में पूछताछ की गई, तो उन्हें कई सवालों का जवाब देने में असहज महसूस हुए क्योंकि उनके पास उसका जवाब नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगातार यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है और ईडी लगातार इस तरीके से इतने घंटों से पूछताछ क्यों कर रही है और किन किन सवालों से असंतुष्ट नजर आ रही है। नीरज मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से आखिर क्यों किया जा रहा है अगर डर नहीं है? कांग्रेस तो कह रही है हमें डर नहीं है। देखिए, कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेस का ये बार बार आरोप है केंद्र सरकार पे कि उनके नेता को परेशान किया जा रहा है और इसीलिए कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता देश भर से यहाँ दिल्ली में जुटे हुए हैं। आज भी कद्दावर नेताओं ने कांग्रेस ब्रीफिंग हॉल में प्रेस वार्ता की, मौजूदा सरकार पे हमला किया और ये जो आपको भीड़ दिख रही है यहाँ 50 से 100 कार्यकर्ता हाथों में बड़े बड़े झंडे लेकर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के समर्थन में वोटिंग लेकर, और यहाँ कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता बैठ भी गए हैं। इनका विरोध इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी सरकार की नीतियों का विरोध करते, यानी केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का बार बार ये कहना है कि किसी तरह की प्रॉफिट किसी ने नहीं ली है, गांधी परिवार को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है और महज परेशान करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस दिया और पेशी के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बुलाया गया। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दें, ये बैरिकेडिंग की गई है, 3 लेयर की बैरिकेडिंग है और यहाँ से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर आप देख सकती हैं, यहाँ से महज 200 से 300 की मीटर दूरी पर पूछताछ हो रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन आप देख तीसरे दिन देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार ईडी की तरफ से पूछताछ की जा रही है और राहुल गांधी जब भी अपने घर से निकलते हैं मुख्यालय तक या मुख्यालय से ईडी दफ्तर आते हैं, कांग्रेस समर्थकों की तरफ से इस तरीके का शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। दीपक भी मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, आज तीसरा दिन है, आज की पूछताछ कितनी अहम होगी?
अहम पूछताछ हो रही है, क्योंकि 2 दिन तक लगातार तकरीबन 19 घंटे पूछताछ हुई। उसके बाद राहुल गांधी के जवाबों से संतुष्ट नहीं नजर आई ईडी, और यही वजह थी कि ईडी ने तीसरे दिन का भी संबंध दे दिया था। और उसके बाद लगातार उनसे पूछताछ करने का आज तीसरा दिन है, क्योंकि जिस कंपनी के जरिए उन्होंने इतना फंड, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे। जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे, देखिए जो बैठे हुए कार्यकर्ता उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन दिनेश देहड़ी से कहेंगे अंदर की तस्वीरें दिखाई, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता और दिल्ली पुलिस के बीच में धक्का मुक्की आप देख सकते हैं लगातार। यहाँ कैमरा पर्सन दिनेश देहड़ी से कहेंगे एक एक कार्यकर्ता को हटाया जा रहा है यहाँ से, और कोशिश की जा रही है कि प्रवर्तन निदेशालय के मुख्यालय से उन्हें बसों में बैठाकर, इधर आप देख सकती हैं मोनिका, यहाँ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को स्थानीय थाने में हिरासत में लेकर ले जाया जा रहा है बसों में बैठाकर, और एक एक कार्यकर्ताओं को उठाकर आप देख सकते हैं एक युवा कार्यकर्ता है राहुल गांधी के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे थे और इनकी मांग है कि राहुल गांधी को ईडी परेशान न करे, राहुल गांधी को बेवजह परेशान किया जा रहा है। और कार्यकर्ता 50 से 100 की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे। और दूसरी तरफ एक बार फिर आपको दिखा दे कि जो लोग धरने पे बैठे हुए हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखा दे, उन्हें हटाने की बार बार कोशिश करिए। एक एक कार्यकर्ता को यहाँ से एक एक कार्यकर्ता को उठाकर बसों में बैठाया जा रहा है। 2-3 पुलिसकर्मी एक एक कार्यकर्ता को उठाते हैं, और दूसरी तरफ अर्धसैनिक बलों के जवान भी, पुलिस दिल्ली पुलिस के नेतृत्व में अर्धसैनिक बलों के जवान भी यहाँ पहुँच गए हैं दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान हैं ये लोग, और जो 50 से 100 कार्यकर्ता उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है ईडी मुख्यालय के बाहर, धक्का मुक्की झड़प पुलिस के साथ, अर्धसैनिक बलों के साथ, ताकि यहाँ किसी तरह का माहौल पैदा ना हो। कोशिश की जा रही है कि तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की सख्ती के बाद तमाम कांग्रेस के नेताओं को घर पे ही नजरबंद रखा गया है। कुछ कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में पहुंचे थे, और ये आप देख सकते हैं अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ जो जिन कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ के ले जा रही है मोनिका, ये देख सकती है 50 से 100 कार्यकर्ता पहुंचे थे। अब तक दिल्ली पुलिस इन्हें हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जो है अर्धसैनिक बलों के जवान भी यहाँ पहुंच गए हैं और इन्हें प्रवर्तन निदेशालय के मुख्यालय से हटा रहे। अनिल चौधरी को आप देख सकते हैं कैमरे पे, अनिल चौधरी को अनिल जी गोली मारो। अनिल जी क्या पुलिस आपसे क्या कहे? ये देश के कानून के नहीं है, ये बदमाशी है, ये पुलिस है, नहीं जेल डाल दो, गोली मार दो। देखिए लगातार अनिल चौधरी लगातार पुलिस के साथ सवाल जवाब कर रहे हैं कि उन्हें क्यों हटाया जा रहा है, और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ उन्हें रहने दिया जाए, पार्टी कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन करने दिया जाए। अनिल चौधरी को लगातार पुलिस के लोग समझा रहे हैं, अर्धसैनिक बलों के लोग समझा रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ आपको थोड़ी देर पहले जो प्रदर्शन दिख रहा था, यहाँ से लोगों को हटाया जा चुका है। कुछ कार्यकर्ताओं को यहाँ बसों में भरकर ले जाने की तैयारी है, और इनसे कुछ कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। बिल्कुल नीरज, हम यही तो देख रहे हैं, और यही चौंकाने वाली तस्वीर भी है कि एक तरफ कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि केंद्र सरकार तानाशाह है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि ये भ्रष्टाचार का त्योहार है। दीपक का रुख करेंगे हम। दीपक, जरा हमें ये बताइए, लगातार पूछताछ चल रही है राहुल गांधी से। पहले दिन 8 घंटे के करीब पूछताछ होती है, फिर 11 घंटे तक लगभग पूछताछ होती है। आज के बारे में हालांकि सोर्सेज कह रहे हैं कि हो सकता है, बहुत हद तक मुमकिन है कि ये तीसरे दिन, आखिरी दिन की पूछताछ होगी। ऐसी कोई जानकारी आपके पास? लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर ईडी की बात करें तो ईडी अधिकारी जो है एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी जो है इस पूरी पूछताछ में शामिल हैं। एक एक चीज़ को राहुल गांधी से बारीकी से लिखवाया जा रहा है।
जो वो बोल रहे हैं उसे टाइपिंग जो करते हैं वहाँ पर कर्मचारी, वो ईडी के कर्मचारी एक एक वर्ड को जो है टाइपिंग के जरिए उनका रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद उन्हें लास्ट में 2 से 3 घंटे उसको क्रॉस चेक करने में लग जाता है। कई बार राहुल असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं, जिससे उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया जाता है। तो ऐसे सवालों की एक लंबी फेहरिस्त है, क्योंकि 70-80 से ज़्यादा सवाल ऐसे थे जो उनकी कंपनियों से रिलेटेड थे और साथ ही दूसरी ऐसी चीज़ों से थे जो उनको नहीं मालूम थी। उन्होंने कई सवालों पर यह कहा कि उन्हें इन सवाल का जवाब नहीं पता, और यही वजह थी कि इस पूरे प्रकरण में राहुल गांधी को आज तीसरा दिन बुलाया गया है और ईडी दफ्तर में अब उनसे एक बार फिर पूछताछ शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज उनसे उन सवालों का जवाब लिया जाएगा कि कितना शेयर, किस तरह से कम कीमत का शेयर और शेयरों को किस तरह से इधर से उधर किया गया, साथ ही किन किन लोगों को इसमें शामिल किया गया था। जब शेयर खरीदने की बात की गई थी तो डायरेक्टर्स लेवल पर किस किस से पूछा गया था। जो यंग इंडियन कंपनी बनाई गई थी उसको लेकर किन किन लोगों का प्रस्ताव था जो इस कंपनी को बनाने के इच्छुक थे, क्योंकि एजेएल के साथ साथ जो कोलकाता की कंपनी डिटॉक्स का नाम आ रहा है, वो सबसे अहम चीज़ ये थी कि उसके बारे में जानना जरूरी था, क्योंकि हवाला कारोबार में वो अग्रणी स्थान रखती है। और यही वजह थी कि उसके बारे में जितनी चीज़ें साफ हो चुकी थी वो बताया जा रहा था। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खान को धमकी केस में बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लॉरेंस ने ही दी थी सलमान खान को धमकी। इस वक्त की बड़ी खबर, फिरौती के लिए भेजी गई थी चिट्ठी, जिस चिट्ठी का जिक्र लगातार न्यूज़ 18 इंडिया भी आपके सामने कर रहा था। लेकिन इसी पूरे मामले को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉरेंस ने ही सलमान खान को धमकी दी थी, उनके पिता सलीम खान को धमकी दी थी, फिरौती के लिए ये चिट्ठी भेजी गई थी, क्योंकि इससे पहले जांच में ये जानकारी सामने आ चुकी है कि डर का माहौल कायम करने की कोशिश लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से थी। लॉरेंस बिश्नोई जो कि लगातार अपने बयान में तब्दीलियां करता हुआ नजर आ रहा है, पहले उसने माना था, फिर इनकार किया, लेकिन अब जब पंजाब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है तो ऐसे में अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सलमान खान को जो धमकी भरा पत्र दिया गया था वो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ही दिया गया था। फिरौती के लिए ये चिट्ठी भेजी गई थी सलमान खान को, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया था कि हाल सिद्धू मूसेवाला की तरह होगा। यही वो चिट्ठी है जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल होगा। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक, क्या कुछ पुख्ता जानकारी? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई जो एक बड़ा गैंगस्टर है, फिलहाल वो पंजाब पुलिस की कस्टडी में है। उस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कुछ दिन पहले सलमान खान जो बॉलीवुड के बड़े सितारे हैं, उनके घर के बाहर एक धमकी वाली चिट्ठी मिली थी और चिट्ठी में साफ साफ लिखा था, लिखकर भेजा गया था कि उनका हाल भी मूसेवाला जैसा कर दिया जाएगा। इस चिट्ठी की जांच मुंबई पुलिस कर रही थी और साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई के जो कुछ जो उनके गैंगस्टर है उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब उनकी पूछताछ में ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान और सलीम खान से मनी एक्सटॉर्ट करना चाहते थे, यानी कि फिरौती के रूप में धमकी देकर पैसा उगाही करने का, एक्सटॉर्शन का मामला वो पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ ये भी खुलासा किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई समेत जितने बड़े शहर है वहां पर बड़े सितारों के साथ साथ बड़े बिजनेसमैन को भी टारगेट कर रहे थे और डर का माहौल बनाने के लिए धमकी और चिट्ठी रखी गई थी ताकि लोग डरें, सलमान खान डरे और डरने के बाद एक्सटॉर्शन मनी उगाही करने की कोशिश की जा रही थी। तो अपने आप में ये बड़ा खुलासा है और साफ तौर पर जिस तरीके से पूरा गैंग पंजाब राजस्थान जैसे ऑपरेट था और उसकी तार जो है मुंबई से भी जुड़ते चले जा रहे हैं और जिस तरीके से सलमान खान के घर के बाद चिट्ठी मिली थी उसको मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने काफी ज्यादा सीरियसली लिया। मुंबई पुलिस ने बकायदा इस मामला भी दर्ज किया हुआ है और जैसे मैंने बताया कि पुणे से कुछ दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्गे हैं संतोष यादव, उससे गिरफ्तार किया गया था। उसकी बातचीत उसकी पूछताछ में भी इसी तरह के खुलासे हो रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में बड़े सितारे और बड़े सेलिब्रिटीज के साथ साथ बिजनेसमैन को टारगेट करना चाहता था और उनसे एक्सटॉर्शन मनी लेने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल, उसकी सोच बिल्कुल साफ थी, क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से भी ये बयान सामने आ चुका है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सितारों को वो टारगेट करना चाहता था ताकि एक डर का माहौल हो और उसके बाद फिर वसूली की जाए। ये बड़ी खबर आपको बता दे कि सलमान खान को जो चिट्ठी भेजी गई थी उसको लेकर अब ये स्थिति साफ हो चुकी है कि सलमान खान को जो धमकी भरा पत्र दिया गया था वो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से दिया गया था, वसूली के लिए चिट्ठी भेजी गई थी। और ये तस्वीर भी उसी चिट्ठी की हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें सीधे तौर पर सलमान खान को कहा गया था कि सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल होगा।
और इस वक्त पंजाब की मोहाली में CIA स्टाफ ऑफिस के बाहर हलचल तेज हो चुकी है। इसी ऑफिस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई मौजूद है, जहां पंजाब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पंजाब पुलिस ने बिश्नोई के लिए 350 सवालों की लिस्ट तैयार की है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने मानसा कोर्ट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पेश किया, जहां कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और 350 सवालों की फहरिस्त के साथ पंजाब पुलिस उससे सवाल जवाब कर रही है। दिल्ली से पंजाब पहुंचा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। पंजाब पुलिस की गिरफ्त में गैंगस्टर बिश्नोई। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर को 7 दिन के रिमांड पर लिया। गैंगस्टर लॉरेंस के सामने 350 सवाल। बिश्नोई बोलेगा, राज खोलेगा। दो बुलेट प्रूफ गाड़ी, 10 पुलिस की गाड़ी, 58 पुलिस बलों का सुरक्षा घेरा। पंजाब पुलिस फुल प्रूफ प्लान के साथ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली से पंजाब ले गई। दिल्ली से पंजाब तक के सफर में 5 घंटे लगे। इस दौरान पुलिस ने गैंगस्टर बिश्नोई से मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े सवाल पूछे। पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने गैंगस्टर बिश्नोई से सवाल पूछा। पहला सवाल, मूसेवाला को क्यों मारा? दूसरा सवाल, हत्या के लिए हथियार किसने मुहैया करवाए? खबरों के मुताबिक बिश्नोई ने अभी तक पुलिस के सामने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। 5 घंटे के सफर के बाद कड़ी सुरक्षा में पुलिस बिश्नोई को पंजाब लेकर पहुंची। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पंजाब पुलिस को निर्देश दिया था कि रास्ते में कहीं भी काफिला रुकना नहीं चाहिए। इसलिए पंजाब पुलिस की टीम बिना रुके गैंगस्टर बिश्नोई को लेकर मानसा पहुंची। पंजाब पहुंचते ही पुलिस ने सबसे पहले बिश्नोई को मानसा कोर्ट में पेश किया। सुबह 4:40 पर पुलिस ने मानसा कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। पुलिस ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने गैंगस्टर को 7 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट में पेश करने से पहले पुलिस ने गैंगस्टर बिश्नोई का मेडिकल टेस्ट कराया। मेडिकल करवाते समय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में हथकड़ी और चेहरे पर खौफ था। अब पुलिस कस्टडी में गैंगस्टर बिश्नोई बोलेगा और मूसेवाला हत्याकांड का हर राज खोलेगा। रिमांड मिलने के बाद भारी सुरक्षा के बीच पंजाब पुलिस गैंगस्टर को मानसा से मोहाली लेकर पहुंची। लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस मोहाली के खरड़ CIA स्टाफ ऑफिस लेकर पहुंची, जहां उससे पूछताछ शुरू हुई। गैंगस्टर बिश्नोई से एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर पूछताछ शुरू की। इस समय CIA स्टाफ खरड़ जो है वो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आया गया, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने सारी साजिश रची थी। जो मुख्य गेट है वो गेट अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई से अब 7 दिन में कई सारे सवाल पूछे जाएंगे। सिद्धू मूसेवाला से आपकी दुश्मनी क्या थी? सिद्धू मूसेवाला का आपने कत्ल कहाँ और किस तरह से ये पूरा प्लान तैयार किया? सिद्धू मूसेवाला की रेकी कैसे करवाएगी? और जो वेपन भी इस्तेमाल हुए, जो बात हो रही है कि AN-94 का वेपन का इस्तेमाल हुआ है, वो वेपन कहाँ से आए? गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस ने 4 टीमें बनाई हैं, जिनमें एक टीम DGP इंटेलिजेंस की है, दूसरी टीम एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के चीफ के नेतृत्व में पूछताछ करेगी, तीसरी टीम बठिंडा के IG रेंज के नेतृत्व में बनाई गई है। विजिलेंस ब्यूरो के आला अधिकारी भी गैंगस्टर से पूछताछ करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आज लॉरेंस बिश्नोई से 50 सवाल पूछे जाएंगे, जबकि पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर बिश्नोई से पूछताछ के लिए 350 सवालों की लिस्ट तैयार की है।
अभी तक मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी बिश्नोई की जुबान सील गई है। अब तक वो एक भी शब्द नहीं बोला है, किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन पंजाब पुलिस ने भी हत्याकांड से जुड़े सच जानने की पूरी तैयारी कर ली है। मूसेवाला की हत्या में उसकी क्या भूमिका है? मूसेवाला की हत्या की क्या वजह है? कैसे उसने हत्याकांड की साजिश रची? गोल्डी बरार ने कैसे अंजाम तक पहुंचाया? तिहाड़ से कैसे शूटर्स को सुपारी दी गई? जेल के बाहर किस गैंगस्टर ने सबसे अहम भूमिका निभाई? हत्याकांड में शामिल अत्याधुनिक हथियार कहां से आए? पंजाब पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं। असल चैलेंज बिश्नोई से हत्या का एक एक राज उगलवाना है, क्योंकि अब तक वो हत्याकांड पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो पंजाब पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। कई राज बेपर्दा करने हैं पंजाब पुलिस को, लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, मोहाली के सीआईए ऑफिस में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ लगातार जारी है। आज सुबह मानसा कोर्ट में पेश किया गया। 10 दिन की रिमांड चाहती थी पंजाब पुलिस, लेकिन 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड दी गई है। और ऐसे में 7 दिन अब बेहद महत्वपूर्ण पंजाब पुलिस के लिए हो जाएंगे, क्योंकि कई सवाल है कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए किस तरीके से तिहाड़ जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई ने साजिश रची, और इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए गोल्डी बरार ने किस तरीके से मदद पहुंचाई। जो शार्प शूटर्स जिन्होंने कई फायरिंग की है, वो शार्प शूटर्स कहां से थे, क्योंकि अभी तक किसी मुख्य शार्प शूटर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ऐसे में उन पर शिकंजा जल्द से जल्द कसा जाए, इसको लेकर पंजाब पुलिस की जद्दोजहद भी लगातार जारी है। 350 सवालों की लिस्ट तैयार कर ली गई है, क्योंकि अभी तक दिल्ली पुलिस जो पूछताछ कर रही थी पिछले 14 दिन से, उसमें लॉरेंस बिश्नोई पूरी तरीके से सहयोग करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। अपने बयानों में कई तरह की तब्दीलियां करता हुआ लॉरेंस बिश्नोई दिखाई दिया, और ऐसे में अब पूरी की पूरी चुनौती पंजाब पुलिस के सामने है, क्योंकि पंजाब पुलिस की रिमांड पर लॉरेंस बिश्नोई है। सीआईए दफ्तर में पूछताछ लगातार जारी है, और इसके साथ ही जानकारी मिल रही है कि गोल्डी बरार के 2 ऐसे करीबी हैं जिनसे पूछताछ की गई। आमने सामने बिठाकर कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद एक लेटर भी सलमान खान को दिया गया था, धमकी भरा पत्र दिया गया था, उसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि बॉलीवुड में डर बनाने की कोशिश लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से थी, और ऐसे में धमकी भरा पत्र सलमान खान को भेजा गया। मनोज राठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज, अभी तक दिल्ली पुलिस के सामने कई तरह की चुनौतियां थी, क्योंकि लगातार बयान बदलता हुआ लॉरेंस बिश्नोई नजर आया। ऐसे में कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश पंजाब पुलिस की तरफ से होगी अगले 7 दिनों में? देखिए, दिल्ली पुलिस लगातार स्पेशल जेल जो पूछताछ कर रही थी, लेकिन अब पंजाब पुलिस के पास लॉरेंस बिश्नोई है, और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर एक एक कड़ी जो है वो जोड़ी जाए कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई की जो गुर्गे हैं। आपको बता दें कि इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, 2 गैंगस्टर्स को, गगनदीप और गुरप्रीत। मोहाली से ही उनको गिरफ्तार किया था, और गोल्डी बरार के गुर्गे बताए जा रहे हैं, गगनदीप और गुरप्रीत। दोनों को ही सीआई स्टाफ में रखा गया है, जहां अभी हम मौजूद हैं, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन 2 जो गैंगस्टर कल गिरफ्तार किए थे, उन्होंने बड़े खुलासे किए हैं कि वो गोल्डी बरार, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का साथी है, कनाडा में बैठ के जो किस तरह से नेक्सस चला रहा है, किस तरह से वो ऑपरेट कर रहा है, और उन्होंने ये भी माना है कि जितनी भी जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं, जो गैंगस्टर होते हैं, उनको इलीगल वेपन्स जो है वो सप्लाई करने का काम वो करते थे। दोनों हरियाणा के बताए जा रहे हैं, गगनदीप और गुरप्रीत, दोनों को स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ अवैध जो हथियार के साथ उन दोनों को गिरफ्तार किया था, और वो भी दोनों यहां पर मौजूद हैं, और लॉरेंस बिश्नोई और उनको आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी। अब जो सामानों की आपने बात की, जो लिस्ट तैयार की गई है, करीब 50 से भी ज्यादा सवाल जो है उनकी लिस्ट तैयार की गई है। पंजाब पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा जो लिस्ट तैयार की गई है, और उसमें कई सवाल जवाब हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस ने भी माना है कि मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई है सिद्धू मूसेवाला मर्डर में, और कई ऐसे सवाल हैं, क्योंकि अभी तक सस्पेंस है कि जो शार्प शूटर्स थे, जो हमलावर थे, वो अभी तक गिरफ्तार है। आखिर वो कौन थे वो गिरफ्तार अभी तक नहीं हुए हैं। जो 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने कई चीजें मुहैया कराई हैं, लॉजिस्टिक चीजें प्रोवाइड कराई हैं, चाहे वो मन्ना गैंगस्टर हो जिसको प्रोडक्शन वारंट पे लेकर आया था, उसने माना था कि उसने गाड़ी प्रोवाइड करी है, करोला गाड़ी और जो बोलेरो गाड़ी यूज हुई है सिद्धू मूसेवाला मर्डर में। उसके बाद बाऊ को गिरफ्तार किया था, बाऊ ने सारी लॉजिस्टिक चीजें प्रोवाइड कराई थी।
और पवन बिश्नोई ने, नसीब ने और जो केकड़े की बात आ रही थी, कई ऐसे जो लोगों को गिरफ्तार किया है, उनका कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ता नजर आया था। और पिछले दिनों पंजाब पुलिस ने खुलासे किए थे कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो कहीं ना कहीं गैंगस्टर कनेक्शन के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। अब पुलिस के लिए एक जरूर चैलेंज है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई किस तरह के राज खोलता है, क्योंकि लिस्ट तो तैयार कर ली है। सबसे पहला सवाल यही है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले का मर्डर करवाया है तो किस तरह की प्लानिंग हुई है, क्योंकि एक दिन में ही सब कुछ नहीं हुआ। इसको प्लानिंग को कई दिन पहले से रैकी भी हुई, कई दिन पहले से इसकी रैकी की गई, क्योंकि खुद पुलिस का ये ऑफिशियली बयान है कि जनवरी 2022 में यानी कि 5 महीने पहले मनोज, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है क्योंकि पुराने मामले में पहले से ही तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई है। ऐसे में जेल में बैठकर किस तरीके से उसने सुपारी दी, किस तरीके से शार्प शूटर्स का चयन किया, गोल्डी बरार तक किस तरीके से अपनी पूरी साजिश को पहुंचाया। लेकिन इसके साथ ही जानकारी ये भी सामने आ रही है क्योंकि कई गैंगस्टर की गैंग है जो कि पूरी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार को मदद पहुंचा रहे थे और कई राज्यों के लिंक्स भी निकलकर सामने आ चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ी कड़ी क्या कुछ हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी कड़ी इसमें यह हो सकती है कि सिद्धू मूसेवाले मर्डर की अगर हम पर्टिकुलर केस की बात करें तो इस मामले में बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट कैसे है? इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पुणे तक के जो शार्प शूटर है इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। कई जो ग्रुप हैं वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ काम करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये खुलासा दिल्ली पुलिस ने भी किया था, ये खुलासा पंजाब पुलिस ने भी किया था कि कई ऐसे गैंग जो सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर काम कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फिरौती मांगी जाती है बिजनेसमैन से, पंजाबी सेलिब्रिटीज को कई धमकियां आई, थ्रेट आई। जैसे आपने बताया कि बॉलीवुड में भी गैंगस्टर जो है अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। सलमान खान की धमकी को लेकर जो मामला सामने आया था, इसके अलावा पंजाब में भी कई बड़े बिजनेसमैन हैं, कई पंजाबी सिंगर हैं, पंजाबी सेलिब्रिटीज हैं, उनको भी थ्रेट आई है, उनसे भी पैसे मांगे गए हैं, लाखों रुपए मांगे गए हैं। लेकिन फिलहाल सीआईए ऑफिस में लगातार बिश्नोई से पूछताछ जारी है और ऐसे में इस पर नजर न्यूज 18 इंडिया की लगातार बनी हुई है। शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी 3वीं वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर पाएं। नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी से पूछताछ। 2 दिनों में अब तक 19 घंटे ईडी दफ्तर में अधिकारियों ने किए सवाल जवाब। बीजेपी ने कहा कांग्रेस की भ्रष्टाचार की विरासत मोदी युग में नहीं चलेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने 5G की नीलामी को दी मंजूरी। 4G से 10 गुना तेज होगी 5G की सर्विस। 20 साल के स्पेक्ट्रम के लिए लगेगी बोली। दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मिली मंजूरी।